दोस्तों, मुकेश माहेश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको करंट्स के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। करंट्स कैसे पढ़ना चाहिए, आप समाचार पत्र रोज पढ़ते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट्स अगर आपको कमांड करना है, उसके ऊपर पावरफुल बनाना है आपको, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़ सुनना भी चाहिए। न्यूज़ आप रेडियो की सुने, BBC सुने, ठीक है। तो ये विविध भारती वगैरह पे जो आने वाली न्यूज़ वगैरह है, आकाशवाणी पर, उन न्यूज़ को सुने, उससे ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। एनीवे, तो आज हम शुरुआत करते हैं बताने के हिसाब से आपको बतलाने जा रहा हूँ कि वास्तव में करंट्स को कैसे देखना चाहिए। आप जब न्यूज़पेपर देखें तो उसमें सबसे पहले हेडलाइंस को देखें, और हेडलाइंस को देखते समय आप ये नहीं देखें कि कोई स्थानीय न्यूज़ आई है कि आज ये बोरवेल में ऐसा हो गया, जिसमें ये बावड़ी धसी, ऐसा हुआ। ये चीज़ें सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं, उनसे संबंधित जो खबरें हैं वो आपके काम की होती है। उदाहरण के लिए आज दैनिक भास्कर, जो मैं 28 तारीख का दैनिक भास्कर आज देखता हूँ, फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है चेरापूंजी की। चेरापूंजी निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, राजस्थान में रहने वाले, चेरापूंजी की खबर आती है, यानी कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। चेरापूंजी वैसे ही आपको कौन देगा दिमाग में कि वास्तव में चेरापूंजी का नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र, वर्षा वाला क्षेत्र कभी चेरापूंजी ही हुआ करता था, जहां 11,430 mm बारिश दर्ज की गई थी, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश। लेकिन अब उसके बाजू में एक दूसरा क्षेत्र है मानसीराम, जहां 11,870 mm विश्व की सर्वाधिक बारिश वहां रिकॉर्ड की गई है। तो चेरापूंजी, मानसीराम, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। चेरापूंजी में भी अभी बारिश होती है, यद्यपि अब मानसीराम उससे आगे निकल गया है। इसका मतलब यह नहीं कि चेरापूंजी के बादल उड़कर मानसीराम की तरफ चले गए, वहां कुछ नहीं बचा। चेरापूंजी में भी बारिश होती है, लेकिन अब उससे ज्यादा बारिश मानसीराम में, उसके बाद चेरापूंजी का नंबर आना शुरू हुआ है। ये कहाँ है? दोनों मेघालय में है। मेघालय मेघों का आने, यानी जहाँ पे बादल ही बादल आते हैं, मेघालय वो हो गया, इसीलिए बारिश होती है मेघालय की। अब चेरापूंजी आया है, मानसीराम आया है चर्चा में। क्यों चेरापूंजी आया है? तो चेरापूंजी के साथ चूंकि बारिश सबसे ज्यादा वहां होती रही है, तो मानसीराम सबसे ज्यादा बारिश कहाँ है, वो एक फैक्ट हो गया। और मानसीराम का फैक्ट हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस राज्य में, मेघालय में। मेघालय में है तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, ये एक फैक्ट बन गया। मेघालय कहाँ पे है? सेवन ईस्टर्न सिस्टर्स का एक पार्ट है। मेघालय में हाल ही में चुनाव हुए थे, और उन चुनाव में जो है वहां पे PS संगमा की जो पार्टी थी, वो पार्टी जो है उसने, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने वहां पर सरकार बनाई है। उनके जो पुत्र हैं मुकुल संगमा, वो मुख्यमंत्री बने हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये एक परिदृश्य आपको इस तरह से करंट्स को पढ़ना चाहिए कि एक फैक्ट किस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स को टच करता है। उन सब फैक्ट्स को आप समेटते जाइए। आप रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे तो सब दिमाग में आएगा कि वहां पे अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, और चुनाव हुए थे तो उसमें कौन मुख्यमंत्री बना, ये इंपॉर्टेंट है। लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको जीके को पढ़ना चाहिए। अब दूसरी खबर आप देखेंगे पूरे पेपर में, मैं देखता हूं तो एक आर्टिकल आया है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर विचार हो रहा है, और उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी एक न्यूज बनी है लास्ट पेपर पर। तो ये समलैंगिक विवाह, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज क्या हिंदुस्तान में अलाउ है? अभी तक अलाउ नहीं है, लेकिन अलाउ करने के लिए याचिका दायर की गई है, मांग हो रही है। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये समलैंगिक विवाह आप अनुमति दे सकते हैं? तो वहां के एडवोकेट जनरल, वहां के जो अटॉर्नी जनरल है, वो खड़े हुए हैं कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि केंद्र की राय यह है कि यह मसला संसद पर छोड़ दिया जाए। ऐसे मामले संसद ज्यादा अच्छी तरह से निपटा सकती है, क्योंकि वो जन प्रतिनिधि संस्था है, और वहां पर इस पर विचार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विचार हो, कुछ निष्कर्ष निकले तो ज्यादा अच्छा होगा। एनीवे, इस मुद्दे पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं कि वास्तव में ये है क्या। LGBTQ जो है, ये शब्द चर्चा में आया है। LGBTQ जो है, ये जो हमारे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल,
ठीक है, ट्रांसजेंडर, क्वीर, है ना, क्वेश्चनिंग पर्सन और कम्युनिटी, इस तरह से LGBTQ एक शब्द है जिसमें ये पूछा जा सकता है LGBTQ में B क्या है, L क्या है, इस तरह के। और LGBTQ अभी चर्चा में क्यों रहा, सिर्फ ये शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने न देने संबंधी जो चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में ये शब्द अभी चर्चा में आया था। तो इस तरह से ये एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, एक मुद्दा बनता है, मुख्य परीक्षा का तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है ये। तो इस तरह के मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए। अभी एक न्यूज मैंने देखी मध्य प्रदेश में कि अब हम जंगलवीर बनाएंगे, जंगलवीर तैयार करेंगे। जंगलवीर जैसे अग्निवीर केंद्र सरकार की एक नई योजना है, सेना में हम भर्ती करेंगे, अग्निवीरों को भर्ती करेंगे। परमानेंट जो सैनिक होते थे उसके स्थान पर ये जो कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, 3 साल के लिए हम अग्निवीरों की भर्ती करेंगे, उसमें से फिर कुछ को रिपीट करेंगे। बाकी फिर उसके ऊपर जब बवाल मचा तो ये कहा गया कि हम उन्हीं को फिर GRP जो पैरा हमारे मिलिट्री फोर्सेस है उनमें उनको प्राथमिकता देंगे। खैर, तो यहाँ पर जंगलवीर का जो कंसेप्ट मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, वो क्यों लेके आई है कि उनका ये मानना है कि हमारे जो जंगल है उनको बचाने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। लेकिन हम भर्ती, सिविल सेवा जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनके माध्यम से हम भर्ती करते हैं। जब हम भर्ती करेंगे तो उसमें ये नहीं देखेंगे वो जंगल से आया, आदिवासी इलाके से आया, आदिवासी है, वो जंगल का कितना मित्र रहा है। हम तो सिर्फ मेरिट देखेंगे, उसने पढ़ाई की, एक सिलेबस के आधार पर वो चुन कराया है। इससे हमको ये पता नहीं चलता कि उसमें वास्तव में जंगल को बचाने के लिए जो एक जंगल से मित्रता वाला भाव चाहिए, जंगल में रहते हुए जंगल को देखने की योग्यता चाहिए, जंगल को समझने की योग्यता चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक पैरा फॉरेस्ट फोर्सेस के रूप में जंगलवीर की कल्पना की। ये जंगलवीर हम वहीं के युवा जो वहां पर रहते हैं, उन युवाओं में से इनको हम चुनेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और उनको एक जो कॉर्डर हम बना रहे हैं, फॉरेस्ट का नया कॉर्डर हम बना रहे हैं। वैसे भी जो बीट्स होती है, फॉरेस्ट बीट्स होती है, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं, एंड द ऑल सिक्योरिटी फॉर द फॉरेस्ट इज हैंडेड ओवर टू दिस पर्संस, जिनको हम फॉरेस्ट गार्ड्स कहते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती तो हम करते ही हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि फॉरेस्ट गार्ड्स जो है वो कंपटीशन के माध्यम से चुन के आते हैं। वो शहरी बंदा भी हो सकता है, वो किसी ग्रामीण इलाके का हो सकता है, वो जंगल का नहीं भी हो सकता है, जंगल से उसका कोई सरोकार नहीं भी हो सकता है। जंगल का सरोकार से मतलब है जंगल को जानना, जंगल की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इन सब मुद्दों को। तो ऐसे लोग जो हाँ जंगल में ही रहते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं, विशेषकर हमारे जो ट्राइब्स है वो जनजाति जो है वो जनजाति इलाकों में रहती, जनजाति इलाके जो है हमारे पर्यावरण, वृक्ष, फॉरेस्ट, इन सब से सराबोर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू भी रहा है। मैं कई मंचों से बोल चुका हूं इस बात को कि वास्तव में हमारी जनजातियों ने ही हमारी सृष्टि और उसके मूलाधार यानी पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और आज भी उन्हीं के कारण हमारे जंगल बचे हुए हैं। तो ऐसे तबकों से, ऐसे इलाकों से हम अगर जंगल लेते हैं तो ये स्वागत योग्य योजना है मध्य प्रदेश की। इस तरह से मुख्य परीक्षा में अगर आता है जंगल टिप्पणी तो आपको ऐसा इस तरह से लिखना चाहिए, इस कंसेप्ट के साथ लिखना चाहिए। एनीवे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स, करेंट्स का आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में क्या स्थितियां रही है, पहले क्या स्थिति रही है। ये एक जो हमारी 15वीं असेंबली थी, 15वीं असेंबली, पहली असेंबली 1956 से लेके जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, 15वीं असेंबली 2018 में अस्तित्व में आई। 15वीं असेंबली का ये एक सौभाग्य कह दो, दुर्भाग्य कह दो, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। इसके बाद में हमारे शिवराज जी चौहान फिर से जो 15 साल पहले 3 टर्म कर चुके वो वापस मुख्यमंत्री के रूप में आए। भारत में सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री रहने का, सर्वाधिक अवधि के रूप में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है वो सिक्किम के चामलिंग जी के नाम पे है, लेकिन पवन चामलिंग। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो अवधि के मुख्यमंत्री रहे हैं वो शिवराज जी रहे। लगातार अवधि को काउंट किया जाए, एक लगातार रहने की अवधि, एक तो कुल मिलाकर अवधि
शिवराज जी, और एक लगातार रहने की अवधि जो है शिवराज जी की, जब लगातार अवधि उनकी है तो न्यूनतम अवधि किसकी रहेगी? तो न्यूनतम अवधि जो है एक दिन के लिए श्री अर्जुन सिंह जी की रही है जब वो सीएम रहे। खैर, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जब क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक कौन, तो आपको ये नहीं याद रखना है कि ये सर्वाधिक हो गया तो यही फैक्ट हो गया, इसके साथ में एक जुड़ा हुआ फैक्ट आ जाता है कि न्यूनतम किसकी रही, वो भी आ जाता है। और आपको बताना है इस 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर्स भी चेंज हुए हैं, बार बार प्रोटेम स्पीकर्स भी बदले गए हैं। तो प्रोटेम स्पीकर चर्चा में आया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि प्रोटेम स्पीकर ऐसे कौन से हैं जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेम स्पीकर टर्म्स में बने हैं। राज्य व्यवस्था में इन सब मुद्दों को बताऊंगा। आपको बता दें कुंजीलाल जी दुबे रहे हैं हमारे यहाँ पे पहले विधानसभा स्पीकर, उनके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो है उन्हें विधि का ज्ञाता भी कहा जाता है कुंजीलाल जी दुबे। और एक कुंजीलाल दुबे पीठ की स्थापना विधानसभा में हुई है। तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है, केंद्र में भी होता है। और केंद्र में होता है तो केंद्र में देखिए हमारे यहाँ से जो इसके पहले वाली लोकसभा थी उसमें कमलनाथ जी प्रोटेम स्पीकर थे। वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संसदीय अनुभव वाला, संसदीय अनुभव यानी सबसे ज्यादा जिन्होंने संसद में समय व्यतीत किया हो, उन्हें ही सबसे वयोवृद्ध सांसद माना जाता है। नहीं कि सबसे वयोवृद्ध सांसद वो नहीं जिनकी उम्र ज्यादा हो, सबसे ज्यादा संसदीय अनुभव ज्यादा हो, यानी संसद में सबसे ज्यादा समय जिन्होंने बिताया है, यानी निर्वाचन की अवधि और सांसद बने रहने की अवधि। यही फंडा जो है स्टेट की असेंबली में भी लागू होता है, जहां पर प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और वहां पर केंद्र में राष्ट्रपति। और यह प्रोटेम स्पीकर जो है जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक अपने पद पर बना रहता है। और चुनाव जिस दिन वो निर्वाचित हो जाते हैं नए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये कमलनाथ जी थे। इसके बाद में आपको बता दें कि अभी जो लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर बनने का जो श्रेय मिला है वो भी मध्य प्रदेश के ही सांसद का मिला है। टीकमगढ़ से सांसद हमारे माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी वो प्रोटेम स्पीकर रहे, जो अब हमारे ही मध्य प्रदेश के एक मंत्री केंद्र में रहे, राज्यसभा सांसद माननीय श्री थावर चंद जी गहलोत, जिनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। तो वे जब केंद्रीय मंत्री थे सामाजिक न्याय कार्य अधिकारिता मंत्रालय के, तो वो विभाग खाली हुआ और उसकी जगह माननीय वीरेंद्र कुमार जी जो है वो इसी विभाग के, इसी मंत्रालय के मंत्री बने हैं, जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे। एनीवे, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। मैं करेंट्स किसी तरह से पढ़ाऊंगा, एक एक फैक्ट्स को इस तरह से विश्लेषण करूंगा। ये आज मेरा इंट्रो था, जो मैंने आपको पेपर उठाकर बता रहे थे, कोशिश की कि वास्तव पेपर में कैसे कैसे न्यूज आती है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए। एनीवे, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं करेंट्स लेकर रोज प्रतिदिन जब भी समय मिलेगा मैं आता रहूंगा और आपको मेरे रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं ये आपसे शेयर करता रहूंगा। आप चैटिंग का मैं आपको एक अवसर भी दूंगा, आप चैट करके भी किसी क्वेश्चन का उत्तर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मेरे से चर्चा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।